Welcome to FK Superb classes. I have already explained and discussed in detail on this chapter force and laws of motion. All topics and subtopics of this chapter are completed in 2 lectures. The link of both the lecture is given in description box. Please go through the link for better understanding and feelings. Today I will discuss some questions on this chapter force and laws of motion for class 9th and will try to relate our understanding. The first question is on inertia. What is inertia? I have already explained. Inertia is proportional to mass. I have explained in lecture. Go through the link for better understanding. जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, ये हमने सीखा था, वहाँ हमने एक्सप्लेन की थी. Which of the following has more inertia? A rubber ball and a stone of the same size. एक रबर बॉल है और एक स्टोन है उसी साइज का, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? जिसका मास ज़्यादा होगा. स्टोन का मास ज़्यादा है तो इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा? इसमें स्टोन का होगा. फाइन, क्योंकि इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास. जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया. स्टोन हैज़ मोर इनर्शिया देन द रबर बॉल as the mass of the stone is greater than the mass of the ball. Fine. Next, a bicycle and a train. एक ट्रेन है और एक साइकिल है, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? ट्रेन का मास ज़्यादा है तो ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा होगा. फाइन. A train has more inertia than a bicycle. Next, a 5 rupee coin एंड अ 1 रुपी कॉइन. एक 5 का सिक्का है और एक का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है. किसका वेट ज़्यादा होता है? 5 रुपए वाले का मास ज़्यादा होता है, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? 5 रुपए वाले कॉइन का इनर्शिया ज़्यादा होगा. फाइन. 5 रुपी कॉइन हैज़ मोर इनर्शिया देन अ 1 रुपी कॉइन. नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन फोर्स. हमने समझा था अपने लेक्चर में कि फोर्स किसी भी चीज़ को रोक सकता है, फोर्स किसी भी चीज़ को मोशन दे सकता है, फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है. हमने सारे डिटेल में डिस्कस किए हैं. इन दिस एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस. कितनी बार वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंज हुआ, बॉल की वेलोसिटी चेंज हुई है. अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ बॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम. एक फुटबॉल प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया अपने प्लेयर के साइड में. हु किक्स द बॉल टुवर्ड्स द गोल. जिसने, उस सेकंड प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया गोल के साइड में. द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द बॉल. जो अपोजिट टीम का गोल कीपर है उसने बॉल को स्टॉप किया, कलेक्ट किया, and kicks it towards a player of his own team. और फुटबॉल को किक किया अपने टीम के प्लेयर के साइड में. Also identify the agent supplying the force in each case. तो इस एग्जाम्पल में आपको आइडेंटिफाई करना कितनी बार बॉल की वेलोसिटी चेंज हुई है और आपको यह भी बताना है कि कौन सा वो एजेंट है जो फोर्स को सप्लाई कर रहा है हर एक केस में. फर्स्ट, velocity of the ball changes when first player kicks the ball towards another player of his team. velocity of the ball change हुआ है जब फर्स्ट प्लेयर ने अपनी ही टीम के प्लेयर को किक किया बॉल को, तो उस वक्त velocity of the ball चेंज हुआ. फाइन. सेकेंड सिचुएशन देखिए, जब velocity of the ball also changes when another player kicks the ball towards the goal. जब सेकेंड प्लेयर ने गोल की तरफ बॉल को किक किया तो उस वक्त वेलोसिटी ऑफ द बॉल जो है चेंज हुआ है. थर्ड सीन देखिए कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल आल्सो चेंजेस व्हेन द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम स्टॉप्स द बॉल बाय कलेक्टिंग इट.
वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंज हुआ है कब? जब गोलकीपर ने उस बॉल को कलेक्ट किया, स्टॉप किया, उस वक्त भी वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंज हुआ। अगेन वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस व्हेन द गोलकीपर किक्स इट टुवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज टीम। जब गोलकीपर ने अपने टीम के प्लेयर की तरफ जब बॉल को किक किया तो उस वक्त भी वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंज हुआ। Thus, the velocity of the ball changes 4 times in this case. इस तरीके से हमें क्या समझ में आया कि जो वेलोसिटी ऑफ द बॉल है ना 4 बार इस केस में चेंज हुआ है। यहां तो ये हो गया क्या, कितनी बार चेंज हुआ वेलोसिटी ऑफ द बॉल? 4 बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट क्या था कि आपको आइडेंटिफाई करना एजेंट जो फोर्स को सप्लाई कर रहा है। इन फर्स्ट एंड सेकेंड केस द फोर्स इज सप्लाइड बाई फुट ऑफ द प्लेयर। जब एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को जब किक किया था तो फोर्स कहां से लगाया था? पैर से लगाया था। जब दूसरे प्लेयर ने अपोजिट टीम के गोलकीपर को किक किया था बॉल को गोलकीपर की तरफ, तो सेकंड केस में भी कहां से सप्लाई हुआ फोर्स? पैर से, फुट से। तो इन फर्स्ट एंड सेकंड केस द फोर्स इज सप्लाइड बाय द फुट ऑफ द प्लेयर्स। इन थर्ड केस फोर्स इज सप्लाइड बाय द हैंड ऑफ द गोलकीपर। चूंकि गोलकीपर ने उस बॉल को कलेक्ट किया था, स्टॉप किया था। इस कैसे कलेक्ट किया था? हाथ से कलेक्ट किया। तो फोर्स कहां सप्लाई हुआ? बाय द हैंड ऑफ द गोलकीपर। इन फोर्थ केस एज द गोलकीपर हिट्स द बॉल विथ हिज फुट, सो फुट ऑफ द गोलकीपर सप्लाइज द फोर्स। फोर्थ केस में गोलकीपर ने अपने टीम के प्लेयर को बॉल किक किया तो कहां से सप्लाई किया फोर्स को? फुट से। ओके, अंडरस्टूड। इस एग्जाम्पल से आप डेफिनेशन ऑफ फोर्स को अंडरस्टूड किया आपने। इस एग्जाम्पल से आपने डेफिनेशन ऑफ फोर्स समझा कि फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कॉज चेंज इन वेलोसिटी। फाइन। जो फोर्स का डेफिनेशन है उस पे बेस्ड ये एग्जाम्पल है। आपको एक अच्छी फीलिंग आई होगी इस एग्जाम्पल को समझ करके। नेक्स्ट, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन किया है अपने लेक्चर्स में। लेक्चर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज गो थ्रू द लिंक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। An object experiences a net zero external unbalanced force। एक ऑब्जेक्ट को जो है एक नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स दिया जाए, मतलब कोई फोर्स ना दिया जाए। नेट जीरो अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज गिवन। इट मींस कोई फोर्स नहीं दिया गया ऑब्जेक्ट को। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विथ अ नॉन जीरो वेलोसिटी? क्या यह पॉसिबल है ऑब्जेक्ट के लिए कि वह नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रेवल करे? जब कोई फोर्स, नॉन जीरो फोर्स हम नहीं दे रहे हैं तो क्या वो ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी? तो आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है इसको भी हमने एक्सप्लेन किया है कि ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन will continue in motion in a straight line with constant speed unless and until it is compelled by an external force। अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी और अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। तो अगर बॉडी पहले से मोशन में है तो फिर वो मोशन में रहेगी, कोई अगर फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि क्या बॉडी नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रेवल कर सकती है? यस, अगर वो पहले से नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है तो वो कंटिन्यू करेगी अपने मोशन को। फाइन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सो एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन इट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो external unbalanced force. The magnitude of this velocity is constant and the direction is same as in the beginning. Fine.
जिस डायरेक्शन से चल रहा है, जिस मैग्नीट्यूड से चल रहा है, वो उसी मैग्नीट्यूड से उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। अगर कोई फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे तब भी। फाइन। क्योंकि बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, और अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो एन ऑब्जेक्ट may also not move at all if it experiences a net zero external unbalanced force. This is because the object may be at rest in the beginning. अगर शुरुआत में बॉडी रेस्ट में है तो वो अपने उसी स्टेट में रहेगी, वो रेस्ट में ही रहेगी, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। एक फीलिंग आई आपको इस क्वेश्चन से कि अगर बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या बॉडी नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी? तो करेगी। अगर वो पहले से नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, मोशन में है, तो वो करती रहेगी। और अगर रेस्ट में है पहले से तो फिर रेस्ट में ही रहेगी, वो मोशन में नहीं आएगी। यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और वो ग्राउंड पे जा रहा है। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद द बॉल कम्स टू रेस्ट, बॉल रुक जाती है। द बॉल स्लोस टू ए स्टॉप बिकॉज, बॉल क्यों रुकी? फर्स्ट ऑप्शन दिया इन्होंने, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। बैट्समैन ने बॉल को ज्यादा तेज नहीं मारा, जितना भी तेज मार दे वो बॉल को स्टॉप होना है, वो बॉल को रुकना है। सेकंड ऑप्शन दिया है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सटेंडेड ऑन द बॉल। वेलोसिटी जो है ना फोर्स के प्रोपोर्शनल है। थर्ड ऑप्शन दिया इन्होंने, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। कोई फोर्स है जो बॉल के मोशन के अपोजिट में लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन दिया इन्होंने, देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, इसलिए बॉल जो है रेस्ट में आना चाहेगा। क्या ऑप्शन हो सकते हैं इसके सही? सी ऑप्शन सही होगा। द क्रिकेट बॉल कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल opposing the motion. This is force due to resistance of air and also due to the friction between the ball and the ground. जो बॉल और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन है वो अपोज कर रहा है बॉल के मोशन को। दैट्स वाई शॉर्ट डिस्टेंस जाने के बाद बॉल रुक जाती है। तो फ्रिक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टॉप ऑफ द बॉल और फॉर स्लोइंग डाउन ऑफ द बॉल। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. एक ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और रोल्स डाउन हो रही है हिल पे एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। It travel a distance of 400 मीटर in 20 सेकेंड। 400 मीटर का डिस्टेंस इसने 20 सेकेंड में कवर किया। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन से तो मोशन के जो इक्वेशन है वो यहां पर अप्लाई हो जाएंगे। मोशन के 3 इक्वेशन पढ़े थे हमने, मोशन पे हमने लेक्चर बना रखा है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लीज गो थ्रू द लिंक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर मोशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे मोशन की इक्वेशन जो है वो अप्लाई होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s is equal to ut plus half of at square. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v square minus u square is equal to 2as. काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया, हर चीज को एक्सप्लेन किया है, प्रूफ किया है। आप मोशन का जो हमने लिंक दिया है उस लिंक पे जाकर के आप अच्छे से समझ लें। फाइन। ट्रक जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी को कैसे शो करते हैं? u से। u इज इक्वल टू 0 और डिस्टेंस क्या कवर किया इसने? 400 मीटर। तो s को डिस्टेंस से शो करते हैं, s इज इक्वल टू 400 मीटर। कितने टाइम में कवर किया? तो 20 सेकेंड। तो टाइम क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू 20 सेकेंड।
तो हम यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो u 0 है तो यू टी की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, हाफ इंटू ए इंटू टी की वैल्यू दे रखा है 20, 20 इंटू 20 इज 400, दैट्स इक्वल टू 200 ए। फाइन, यहां से हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि s 400 है, s इज इक्वल टू हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 200 ए हो जाएगा। यहां से a आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से एक्सीलरेशन आपको पता चल गया। जब एक्सीलरेशन पता चल गया तो आप फोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू हमने पढ़ा मास टाइम्स एक्सीलरेशन। मास गिवन है 7 टन है, 1 टन 1000 केजी का होता है, 7 टन मीन्स 7000 केजी। उसको आप एक्सीलरेशन जो आपने अभी फाइंड आउट किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फोर्स आ जाएगा 14000 न्यूटन। फाइन, तो यहां पर आपने एक अच्छा क्वेश्चन देखा जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज किया, और इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हमने एक्सीलरेशन फाइंड आउट की, और वहां से हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, उसको यूज किया, जहां पर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। इस तरीके से हमने फोर्स निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, एक राइफल है जिसका मास 4 kg है, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड। बुलेट है जिसका मास 50 ग्राम है, उसको फायर किया गया विद वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज गिवन 35 मीटर पर सेकेंड, बुलेट की वेलोसिटी है ये। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। आपको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल बतानी है। यहां पर मास ऑफ द राइफल इज गिवन 4 kg, जिसको हमने m1 माना है। लेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल को v1 मान लिया हमने, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल को v1 मान लिया। फाइन, तो यहां पर मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम ने एक्सप्लेन किया, कोई भी चीज मोशन में आएगी तो वो उसके अंदर मोमेंटम होगा। तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। तो मास ऑफ राइफल इज 4 kg, वेलोसिटी हमने एज्यूम कर ली v1 है, तो 4 kg इंटू v1, मोमेंटम ऑफ राइफल क्या हो जाएगा 4v1। फाइन, मास ऑफ बुलेट m2 हमने मान ली 50 ग्राम इज गिवन, मास ऑफ बुलेट इज 50 ग्राम, तो m2 हमने मान ली 50 ग्राम, उसको हमने kg में कन्वर्ट कर लिया SI यूनिट में, तो m2 की वैल्यू हो गई 0.05 kg। 50 ग्राम इज इक्वल टू 0.05 kg एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट को v2 मान लिया हमने, दैट इज गिवन 35 मीटर पर सेकेंड। द मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा? बुलेट जो मोशन में आया, मास 50 ग्राम है, उसको कन्वर्ट किया kg में, तो 0.05 kg एंड वेलोसिटी इज 35 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा 0.05 इंटू 35, ये मोमेंटम ऑफ बुलेट हो गया। फाइन, और हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। क्या था कि व्हेन 2 और मोर ऑब्जेक्ट एक्ट्स अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, 2 और 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट आपस में ही एक्ट हो रहे हैं। यहां पर राइफल है और बुलेट है, ये आपस में ही एक्शन हो रहा है एक दूसरे का। फाइन, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो फिर क्या होगा? मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व होने का क्या मतलब है कि जो इनिशियल मोमेंटम था, फायर से पहले जो मोमेंटम था और फायर के बाद जो मोमेंटम होगा वो बराबर होंगे। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या था? इनिशियल मोमेंटम 0 है, चूंकि सारी चीजें रेस्ट में थी। फाइन, राइफल रेस्ट में था, कोई फायरिंग हुई नहीं, कोई मोशन में था नहीं, बुलेट रेस्ट में था, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 0। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? जब फायर हुआ तो मोमेंटम राइफल में भी आया और मोमेंटम बुलेट में भी आया, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम तो 0 हो गया PI,
फाइनल मोमेंटम जो है Pf दैट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ राइफल दैट इज m1v1 प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट m2 प्लस m2v2। फाइन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सो m1v1 प्लस m2v2 जो फाइनल मोमेंटम था दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम दैट इज 0। यहां से आके m1v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2v2। यहां से क्या आ गया, m1v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2v2। फाइन। m1v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2v2। m1 इज गिवन 4 kg, v1 हमने सपोज कर लिया था रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल इक्वल टू m2 0.05 kg mass of the bullet and v2 is the velocity of the bullet that is 35 meter per second। तो यहां से हम v1 निकाल लेंगे तो v1 आ जाएगा 0.4375 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस में आ रहा है, क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट था वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, आगे के साइड में, और जो वेलोसिटी ऑफ द राइफल है वो बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए यहां पर जो v1 है वो नेगेटिव आया। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट राइफल मूव इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बुलेट। यहां पर हमने कॉन्सेप्ट समझा मोमेंटम का और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई किए। क्यों किए? इसलिए कि यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दो ऑब्जेक्ट एक्ट्स अपॉन वन अनदर, इसलिए इसका जो मोमेंटम है ना वो कांस्टेंट रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।